हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में यूज़ होने वाले जो टैग वर्ड्स हैं उसके संबंध में क्वेश्चंस देखेंगे, जो सीटेट के 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम प्रस्तावित हुआ है उसके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये टैग वर्ड्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सीटेट में यूज़ होने वाले हैं, तो क्योंकि इस टैग वर्ड से आप जो है 70% जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की जो है दम रखते हैं, अगर ये आप टैग वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये टैग वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आप 70% क्वेश्चन 60% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर आपने सीटेट की सही से तैयारी भी नहीं कर रखी है तो इन टैग वर्ड से भी जो है आप पास हो सकते हैं और उससे अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इन टैग वर्ड्स को नोट्स के माध्यम से समझ लीजिए और नोट्स इसके बना लीजिए। A4 साइज पेपर या किसी कॉपी में जो है नोट्स बना करके इसको जो है टैग वर्ड्स को नोट कर लीजिए, ताकि पेपर में जो है इसको एक बार रिवाइज कर सके। वन लाइनर नोट्स है, इसको वन लाइनर तरीके से ही बनाइएगा, ज़्यादा जो है लंबा मत खींचिएगा, ठीक है। तो आइए टैग वर्ड्स के संबंध में क्वेश्चंस देखते हैं एक एक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का टारगेट है वह है 10 लाइक्स का। ज़्यादातर जो है लाइक्स जो है हमें मोटिवेशन देता है, हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। कल जो आपको सीडीपी से संबंध में जो वीडियो मिलेगा वो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादातर दोस्तों से शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, आवाज़ थोड़ी सी भारी है, गले में दर्द है जुकाम की वजह से, इसलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो मिले, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, तो बहुत तसल्ली से वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स आपको ज़्यादातर यूट्यूब में वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए, जीन प्याजे एक तो पहला टॉपिक है, इसमें क्या क्या टैग वर्ड्स यूज़ होते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं। तो जीन प्याजे से आपको 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो जीन प्याजे को तो बहुत अच्छे तरीके से घोल के पी जाइए। अब देखिए, जो यूज़ किए गए हैं टर्म्स जो यूज़ किए गए उनको आप समझ लेते हैं। तो आत्मसातीकरण अगर वर्ड यूज़ होता है, आपको पेपर में आता है, तो ये संबंध रखता है जीन प्याजे से। आत्मसातीकरण का जो मतलब होता है वो है बच्चा जो है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है। तो बस इस वर्ड को इतना लिख लीजिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। मैं देखिए ज़्यादातर मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास करता हूँ, आप बस नोट करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन। समायोजन का क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में बच्चा जो है पूर्व ज्ञान जो भी उसने सीख रखा है उसमें परिवर्तन करके, जो भी वातावरण जिस भी वातावरण में हो रहा होता है उस परिवर्तन करके वातावरण के साथ वो तालमेल बिठाने का प्रयास करता है, ठीक है। जीन प्याजे ने जो है बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा कि बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी थी। तो ये आपको याद रखना है कि जीन प्याजे ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चे का जो बुद्धि का विकास होता है, वो उन 4 चरणों में होता है। तो वो 4 चरण जो होता है, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इन शब्दों के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर अभी भी आप कंफ्यूज होते हैं तो मेरा पियाजे के संबंध में वीडियो पड़ा हुआ है, 50, 60, 70 क्वेश्चन है उसमें, वो आपने देख लिया तो 100% नहीं, मैं 200% दावा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन पियाजे के संबंध में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं स्कीमा। पियाजे के संबंध में स्कीमा वर्ड बहुत यूज होता है क्वेश्चन में। अब स्कीमा का मतलब होता है कि बच्चा जो होता है, जो भी वो किसी विषय के बारे में जानता है, किसी चीज के बारे में उसको सूचना जो भी उसके बारे में है ना, किसी भी चीज के बारे में है, तो वही उसकी स्कीमा कहलाती है। मतलब बच्चे के जो मस्तिष्क में जो भी कुछ जमा है, इंफॉर्मेशन जो भी जमा है, उसका वो इस इंफॉर्मेशन का वो यूज कैसे करता है, वो स्कीमा होता है, ठीक है। जैसे वो आपने जैसे उसने कौवे को देखा, अगर उसने कौवे को देखा, उड़ने वाले पक्षी को, कौवा काला था तो उसने देखा, तो जो भी उड़ेगा पक्षी उसको जो है वो पक्षी ही नजर आएगा या फिर उसका कौवा ही बोलेगा, है ना, ये चीज है। तो स्कीमा ये होता है। संतुलन एक शब्द यूज होता है पियाजे के संबंध में। तो संतुलन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो इसमें होता है कि आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में जो है बच्चा संतुलन की अवस्था बनाने का प्रयास करता है। बच्चा जो है सक्रिय रूप से जुड़ता है, जिज्ञासु होता है, वातावरण के साथ खोजबीन करता है। तो नन्हे वैज्ञानिक शब्द मैंने पहले ही बता दिया है। तो वातावरण के साथ बच्चा जो है खोजबीन करता है, सीखने का प्रयास करता है, और उन शब्दों को जो भी सीखता है वो या तो स्कीमा के साथ जोड़ लेगा, या समायोजन के साथ जोड़ेगा, या आत्मसाती के साथ जोड़ेगा, इस तरीके से वो जोड़ता है। अब संज्ञानात्मक विकास तो आपको पता ही है कि संज्ञानात्मक
विकास का जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। इसके तहत इन्होंने 4 चरण बताए थे। इसके अलावा जो है जीन पियाजे में कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब इन शब्दों को जो मैंने बताया इसको जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसको शब्दों को अपने दिमाग में गढ़िए कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो है, हम सभी को पता होगा कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक जो है सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो सामाजिक और सांस्कृतिक वर्ड अगर आ जाता है क्वेश्चन में और राइटर मतलब मनोवैज्ञानिकों का नाम ये दिया हो तो लेव वाइगोत्स्की, बिल्कुल आंख बंद करके आंसर लगा देना। इन्होंने कहा था कि बच्चे को जो संज्ञानात्मक विकास होता है सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से बनता है। तो यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया मतलब हम दो, जैसे आप आपस में हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो यही सामाजिक होता है। एक दूसरे के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। कोई हमारी दिवाली में आ रहा है, हम किसी के जो है त्यौहार में जा रहे हैं, है ना, हम उनके मंदिर में जा रहे हैं, वो हमारे मस्जिद में जा रहे हैं या दरगाह या फिर जो है किसी टेम्पल में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया हो गया। लेव वाइगोत्स्की ने जो है, ध्यान रखिएगा ये टर्म याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक बच्चे के जो विकास में भाषा को भी बहुत महत्वपूर्ण माना था। उन्होंने कहा था कि सामाजिक और संस्कृति में रह करके बच्चा जो है अपनी एक भाषा जो है डेवलप करेगा। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि आप जिस समाज और जिस संस्कृति में रहते हैं उसी संस्कृति की भाषा आप बोलते हैं, फिर बाद में जो है आप अधिगम प्रक्रिया को अपनाते हुए आप भाषा एक नई सीख लेते हैं, लेकिन आपकी भाषा जो है आपकी समाज और संस्कृति का जो है एक इमेज होती है, ठीक है। आप कहाँ, आप गांव में रहते हैं तो आपकी गांव की जैसी भाषा होगी क्योंकि वहाँ की समाज और संस्कृति आपकी वैसी है। आप शहर में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, सबकी वैसे अलग अलग कहानी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ समझ गए होंगे। परस्पर शिक्षण का जो है अगर यूज हो जाए तो परस्पर शिक्षण मतलब वही समाज, आप एक क्लासरूम में बच्चे जो है आपस में परस्पर रूप से क्रियाएं कर करके जो है सीखते हैं, तो यही परस्पर शिक्षण का मतलब हो गया। अच्छा, जो है बच्चे को जो सीखने में जो स्पीच का यूज होता है कई बार, तो ये वर्ड आपको याद रखना कि व्यक्तिगत बच्चा जो है अपने जो है जो संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत जो है वार्ता का भी यूज करता है। अब प्राइवेट स्पीच जो है क्या होता है, तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है बोल बोल करके स्वयं से, जैसे हम शीशे के सामने खड़े होकर के अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढे कि अरे यार तेरे से जो है ये प्रॉब्लम, जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा होकर कहूँ ये इतना भी मुश्किल एग्जाम नहीं है, बहुत आसानी से इसमें तो जो है 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी में, हर सेक्शन में 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन में मुझे जो है इतने अच्छे, मैं तो देखो लास्ट टाइम भी पेपर में इस तरीके से बात कर रहा है, तो प्राइवेट स्पीच हो गया, कोई और नहीं है। सामाजिक स्पीच में क्या होता है, बच्चा सामाजिक रूप से बात करता है, एक दूसरे से बात कर रहा है, किसी दोस्त से बात कर रहा है, मम्मी से बात कर रहा है, पापा से बात कर रहा है, पड़ोस के जो है किसी और अन्य जो है बच्चों के साथ बात कर रहा है, तो ये सामाजिक वार्ता हो गई। ये जो शब्द अगर यूज हो जाते हैं तो ये लेव वाइगोत्स्की के अंदर आएंगे। जो आंतरिक वार्ता अगर शब्द यूज होता है तो आंतरिक वार्ता का मतलब होता है जो प्राइवेट स्पीच है अब जो है ट्रांसफर होकर के कन्वर्ट हो जाती है आंतरिक वार्ता में। यहां पे शीशे के सामने वो बड़बड़ा रहा था, बात कर रहा था, अब जो है वो मन ही मन में जो है अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढता है बच्चा, ठीक है। ये आंतरिक वार्ता के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पाड़ और ढांचा, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है, ये शब्द बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, ये टर्म से क्वेश्चन आपको 100% मिलता है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि बच्चा जो है किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंसा है जिसका सॉल्यूशन वो आगे नहीं ले पा रहा है। तो मतलब उसको पता है कि इसके, जैसे कि हम बच्चे को ABCD पूछे कि बेटा ए से जेड तक ABCD सुना दो, अब बच्चा ABCD जो है भूल गया, E भूल गया, F भूल गया, अब वो अटका जा रहा है। तो ऐसे समय में एक टेम्परेरी हेल्प कर दी जाती है, तो टेम्परेरी हेल्प करते ही बच्चा जो है आगे बढ़ जाता है अपने कार्य की ओर, ठीक है। और धीरे धीरे यही टेम्परेरी हेल्प उसकी जो है, वो जब टेम्परेरी हेल्प 1 2 बार 3 बार 4 बार होती रहती है तो वो टेम्परेरी हेल्प उसकी जो है हमेशा के लिए वो जो है मतलब सीख जाता है उस चीज़ के लिए बच्चा, ठीक है। तो फिर वो उसको जो है A से Z आप पूछेंगे तो एक लाइन में जो है वो A से Z तक जो है अल्फ़ाबेट जो है वो सुना देगा ABCD, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD, ये एक टर्म यूज होता है। नेक्स्ट आता है MKO, जिसे कहते हैं मोर नॉलेज अदर। मोर नॉलेज अदर में मतलब जो है बच्चा जो है अपने से अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति से जो है अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगता है या देते हैं ऐसे, तो मोर नॉलेज अदर का मतलब हो गया था। तो ये टर्म बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट है लॉरेंस कोलबर्ग से जो है आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये लॉरेंस जो है कोलबर्ग से क्वेश्चन जो है मिस मत करिएगा किसी भी रूप में। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो दिया था सिद्धांत वो है नैतिक विकास का सिद्धांत, और एक टर्म यूज होता है नैतिक तर्कणा।
अब नैतिक तड़कना और नैतिक दुविधा, ये तीन टर्म ऐसे हैं जो मोस्ट कंफ्यूजिंग है और 60-70% बच्चे इस शब्द को मीनिंग नहीं समझ पाते। ठीक है, तो ये जो दो टर्म है नैतिक तड़कना और नैतिक दुविधा, ये कंफ्यूज करने वाला होता है। तो आइए इन चीजों को देख लेते हैं। तो नैतिक तड़कना का मतलब होता है कि सही और गलत के निर्णय में सही का निर्णय लेना, बस नैतिक तड़कना का होता है। उस सही के निर्णय में तर्क होता है कि हम क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, नैतिक तर्क है ना, तो इसीलिए इसका नैतिक तड़कना नाम दिया है। और नैतिक दुविधा में कि नैतिकता में दुविधा होना, कि जैसे आप बच्चे से पूछें कि माता पिता में सबसे ज्यादा आप प्यार किसे करते हैं, तो अब ये बच्चा जो है नैतिकता में दुविधा में हो गया कि वो बता नहीं पा रहा है कि मैं किसको बताऊं कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार किसका है, क्योंकि आप उसको एक को चुनना है, वो प्यार दोनों को करता है। तो ये नैतिक और दुविधा होता है। दो सही चीजों में, यहां पे ध्यान रखिएगा, दो सही चीजों में उसे चुनना होता है कि सबसे बेस्ट चीज को चुनना होता है उसके लिए। ठीक है, और नैतिक तर्कना में क्या होता है, सही और गलत में सही की ओर जाना होता है। यह टर्म बिल्कुल नोट कर लीजिए, फिर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये एग्जाम में आपसे पेडागोजी के रूप में क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इन शब्द का अगर मीनिंग पता है तो आप क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब जो है लॉरेंस कोलबर्ग ने जो है जो नैतिक विकास के जो चरण बताए थे वो 3 चरण बताए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो पूर्व नैतिकता चरण जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक नैतिकता चरण जिसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, और उत्तर नैतिकता चरण जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि ये प्री कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये इंग्लिश में टर्म याद रखिएगा, क्योंकि जो पूर्व जो है नैतिकता चरण है, इसको जो गूगल देखिए ट्रांसलेट वो किस रूप में कर दे, कभी कभी जो है वर्ड इसके अलग जो है चेंज करके दे दे, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा और आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्री कन्वेंशनल लेवल में जो क्वेश्चन एक अक्सर पूछ लेते हैं, मैं आपको वो बता देता हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे को जो है नैतिकता बाहरी कारणों से मिलती है तो वो किस लेवल में होती है, तो नैतिक बच्चे को जो नैतिकता मिलती है वो बाहर से मिलती है, तो ये है प्री कन्वेंशनल लेवल में। अगर पूछा जाए कि बच्चे को नैतिकता उसके अंदर से मिलती है, उसके मोटिवेशन से मिलती है, उसके अंदर ही होती है, या वो नैतिकता का सही चुनाव कर पाता है, तो नैतिकता आंतरिक कारणों से मिलती है, उसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन हैं ये अक्सर आपसे यहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, बाकी इन चरणों के बारे में आपको जानना है तो मेरा वीडियो आपको लॉरेंस कोलबर्ग से संबंध में वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टैगवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट जो है देखते हैं विकास के संबंध में, डेवलपमेंट के संबंध में जो अक्सर यूज होता है वो है सामान्य से जो है विशिष्ट की ओर जाता है। विकास जो है डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। शीर्षाभिमुख जो है सिद्धांत क्या होता है, तो जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है सिर से पैर, सिर से सिराभिमुख जो है इसे कहते हैं, तो सिराभिमुख जो है प्रक्रिया भी कहते हैं, सिर से पैर की ओर जो है, मतलब विकास की जो प्रक्रिया होती है वो सिर से शुरू होती है और पैर की ओर चलती है। तो इस तरीके से ये बच्चे की प्रक्रिया चलती है, तो ये ध्यान रखिएगा शीर्षाभिमुख जो है सिद्धांत। और नेक्स्ट है समीप दूरस्थ सिद्धांत, तो जो विकास की प्रक्रिया होती है वो सेंटर से होकर के जो है समीप से, सेंटर से होकर जो है बाहर की ओर जाती है, मतलब पेट से जो है अन्य अंगों की ओर, शरीर के मेन भाग से जाती हुई और अन्य अंगों की ओर जाती है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, मतलब अगर निरंतर चल रही है, या फिर सतत वर्ड यूज हो जाता है, तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत मतलब या तो फिर लगातार, तो सतत या लगातार, अक्सर जो है लगातार, है ना। तो ये विकास की जो प्रक्रिया होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। जो विकास की प्रक्रिया होती है वो गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक चलती है, उसके मरने तक चलती है। इस लाइन को बिल्कुल नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गुणात्मक जो है इस चीज़ को दर्शाती है। तो विकास जो है गुणात्मक रूप से होता है, ना कि मात्रात्मक रूप से होता है। तो ये अक्सर यूज होता है मात्रात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से नहीं होता, ये गुणात्मक रूप से होता है। ठीक है, आइए एक थॉर्नडाइक से संबंध में जो है कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो सीखने का सिद्धांत ही दिया था, और सीखने की प्रक्रिया में इन्होंने जो है 3 तरीके के नियम दिए थे। एक तो इन्होंने अभ्यास का नियम बताया था,
एक इन्होंने तत्परता का नियम बताया था और एक इन्होंने प्रभाव का नियम बताया था। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा सीखेंगे, जितना ज़्यादा किसी कार्य में तत्पर होंगे, रुचि दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप उतना ही उस कार्य को मतलब वो कार्य आप उतनी ही जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, प्रभाव का किसी के प्रभाव में रह करके, किसी के अपने से इंटेलिजेंट लोगों के साथ जो है उठ बैठ करके प्रभाव में रह करके जो है आप जो है किसी कार्य को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो है टेस्ट किस पे किया था, तो थॉर्नडाइक ने, आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने जो टेस्ट किया था वो बिल्ली पर टेस्ट किया था, याद रखना, बिल्ली पर टेस्ट किया था। आइए जो है कुछ जो है वन लाइनर टैग, एक एक शब्द वाले टैग वर्ड्स को देख लेते हैं और उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अगर पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे है सीटेड पॉजिटिव टैग वर्ड। अब यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड का मतलब होता है कि इसको ऐसे समझ लीजिए कि क्वेश्चन अगर आपको आता है कि सही है, ठीक है, तो देखिए अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है सही है पॉजिटिव रूप में, तो इसका मतलब है कि वहां पे 3 ऑप्शंस जो है सही होंगे, ठीक है, और एक ऑप्शन जो है वो गलत होगा। तो हमें ढूंढना है वो पॉजिटिव टैग वर्ड जो सही में यूज हुआ हो और निगेटिव टैग वर्ड जो है इसमें यूज हुआ हो। तो यहां से आप जो है क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो टैग वर्ड यूज होता है अक्सर जो है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन जो है ये पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है और अभिसारी चिंतन जो है वो निगेटिव टैग वर्ड में आता है। देखिए समझाने के लिए तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार समझा देता हूं। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि बच्चा जो है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है कई जो है उसके सॉल्यूशन पेश करता है। तो मतलब एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन दे देता है, तो दिमाग उसका तार्किक चिंतन वाला होता है, बहुत भयंकर। भाई किसी प्रॉब्लम का बच्चा एक सॉल्यूशन की जगह 2-3 सॉल्यूशन दे पा रहा है, तो इसका मतलब उसका बुद्धि जो है बहुत अच्छे से काम करे। तो अपसारी चिंतन उसी को कहते हैं। अभिसारी में बच्चा जो है एक प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन, तो जैसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए और वो पूछा जाए कि ये अपसारी चिंतन का है कि अभिसारी चिंतन का है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का केवल एक आंसर होगा, 3 ऑप्शंस गलत होते हैं जो सीटेट में आप देते हैं। तो वो अभिसारी चिंतन का उदाहरण है, ना कि अपसारी चिंतन का उदाहरण है। ठीक है, आपसे जो है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपसे अपसारी चिंतन का उदाहरण हो सकता है, क्योंकि उसके कई आंसर हो सकते हैं। जैसे पर्यावरण के संबंध में अगर पूछा जाए कि प्रदूषण के क्या कारक बताइए, तो प्रदूषण के कई कारक होते हैं, तो भाई बच्चा बताएगा कि भाई प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण पे फैलता है, जल प्रदूषण भी होता है। अब वायु प्रदूषण किस में जो है किस किस से होता है, तो वो बताएगा भाई कार से फैलता है, कारखानों से फैलता है, धूल मिट्टी जोड़ती है उससे फैलता है। तो बहुत सारे कारण बता रहा है ना, तो अपसारी चिंतन हो गया। ठीक है, मैं इतना लंबा नहीं समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा वो हो जाएगा क्वेश्चन में, मैं तो ये सारी चीजें समझाता ही हूँ। जो मेरे पहले से वीडियो देख रखा है उन चीज़ों को तो आसानी से जो है ये डिकोड कर पाएंगे। आंतरिक प्रेरणा जो है, बच्चे को अंदर से प्रेरणा आती है कि किसी कार्य के लिए, तो ये पॉजिटिव है। जब आंतरिक प्रेरणा होगा तो बच्चा जो है अपना कोई भी कार्य जो है रुचि, इंटरेस्ट के साथ करेगा। तो ये शब्द अगर आता है तो ये भी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। करके सीखना, बच्चा जो है जब स्वयं से कार्य को करता है तो वो अच्छे से और जो है अच्छे तरीके से सीख सकता है और लंबे स्थायी रूप से सीख सकता है। तो करके सीखने से बच्चे का जो है ज्ञान का जो है निर्माण होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है। ठीक है, अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया हो गया, सांस्कृतिक अंतःक्रिया हो गया, कम एक दूसरे के साथ बातचीत में हो गया अंतःक्रिया। तो अंतःक्रिया शब्द अगर आ जाता है तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड में होगा। अनुरूपक चिंतन, समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा में क्या होता है, समावेशी शिक्षा अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रगतिशील की शिक्षा देनी चाहिए या समावेशी शिक्षा, तो आंसर होना चाहिए समावेशी शिक्षा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में जो है बच्चा जो है मतलब एक स्कूल जहां समावेशी शिक्षा दी जाती है वहां का मतलब होता है कि सामान्य बच्चे, विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, चाहे वो किसी धर्म के हों, जाति के हों, आर्थिक रूप से हों, कमज़ोर हों, सब प्रकार के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते। तो ऐसे स्कूल जो है सामाजिक शिक्षा, सामाजिक स्कूल कहलाते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा कहलाते हैं या समावेशी स्कूल कहलाते हैं। नेक्स्ट टर्म यूज होता है सतत एवं और व्यापक मूल्यांकन। ये शब्द अगर यूज हो जाए तो समझ लीजिए आंसर तुरंत लगा देना। सतत मतलब होता है लगातार, और व्यापक मतलब होता है किसी एक क्षेत्र में जो है, ध्यान रखिएगा, किसी एक क्षेत्र का व्यापक रूप से मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है बच्चे का निदान करना। तो अगर निदानात्मक एक क्वेश्चन पूछा जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन की कौन सी विधि है,
ठीक है। तो निदानात्मक जो है विधि है, तो निदानात्मक का मतलब निदान करना। तो मूल्यांकन का मूल उद्देश्य ये होता है कि बच्चे के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखना, मतलब बच्चे के प्रॉब्लम को ढूंढना कि बच्चे में क्या क्या कमियां हैं और उस चीज का निदान करना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र में, जैसे उसका शारीरिक मूल्यांकन करें, उसका खेल का मूल्यांकन करें, उसके भावनात्मक का मूल्यांकन करें, उसके पढ़ाई का मूल्यांकन करें, शैक्षणिक का मूल्यांकन, तो हर एक क्षेत्र का मूल्यांकन हो रहा है तो उसे व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन का, तो रचनात्मक मूल्यांकन भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। पूर्व ज्ञान, बच्चा जो है, देखिए बच्चे के पास एक ऑलरेडी कोई तो ज्ञान होता ही है, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा निष्क्रिय ज्ञान के साथ आता हो। स्कूल में जब आता है तो बच्चा अपने साथ एक पूर्व ज्ञान लेके आता है, बच्चे के साथ एक ज्ञान के साथ आता है, कुछ सीखा हुआ होता है, घर से सीख करके आता है। तो उस पूर्व ज्ञान को हमें महत्व देना है, ना कि उसको कट कर देना है, तो हमें महत्व देना है। बच्चे की त्रुटियों का हमें महत्व देना है, उसकी गलतियों को जो है हमें एक संसाधन और एक पॉजिटिव रूप में देखना होगा, क्योंकि बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। जब तक आप गलती नहीं करेंगे आप कैसे समझेंगे कि ये जो है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम थी और इसके आगे हमें जो है सोचना है। तो त्रुटियों को हमें एक पॉजिटिव में देखना है, ऐसा नहीं कि जो है त्रुटियां वाला ऑप्शन आए तो तुरंत आप कट कर दें, ठीक है। परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात की जा रही है, तो ये भी आपके लिए जो है पॉजिटिव में आएगा। लचीलापन और गतिशीलता जो है के बारे में अगर शब्द आता है तो ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। रचनावाद या सृजनात्मकता का जो है यूज अक्सर जो है यूज किया जाता है, तो बच्चा जो है रचनावादी होता है, सृजनात्मक बालक होता है ना। सृजनात्मक मतलब कुछ जो है नया तर्क करने की क्षमता होती है, कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता होती है, उसके अंदर बेहतर सोचने की क्षमता होती है, उसका IQ पावर अच्छा होता है, तो ठीक है, ये सब पॉजिटिव में आएगा। बच्चा जो है अधिक से अधिक प्रयास करके सीखता है, जितना ज़्यादा प्रयास करेगा, जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा, है ना, तो वो जो है उतना ही बेहतर तरीके से सीख पाएगा। समायोजन और अनुकूलन शब्द के बारे में मैंने आपको पियाजे के संबंध में ही बताया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट आता है खोज विधि या खोजने को महत्व। तो बच्चे के जो है खोज विधि को महत्व देना होगा, खोजने को महत्व देगा। एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि पिता जो है एक बच्चे के लिए खिलौना लेके आया, तो बच्चा क्या करता है, उस खिलौने को सब अंजर पंजर उसके खोल डालता है। तो आपको जो है एज अ जो है आप पेरेंट्स को जो है बच्चे के लिए क्या करेंगे, तो बच्चे को मारेंगे, कूटेंगे, डांटेंगे, धमकाएंगे कि ये क्या किया है सॉरी। तो या फिर जो है उसके ये इस चीज के जो है को महत्व देंगे और उसको क्रिएटिविटी को जो है उसकी महत्व को देंगे, क्योंकि वो बच्चा जिज्ञासु होगा। तो खोजने का महत्व तभी हो सकता है जब बच्चा जिज्ञासु होगा। तो जिज्ञासु बालक जो है अक्सर जो है खोजबीन वाले जो है चीज़ों में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बच्चों को किसी भी कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ना कि हतोत्साहित करेंगे। सर्वांगीण विकास जो है बच्चे का संपूर्ण विकास की बात हो रही है, वहाँ पे शारीरिक विकास की भी बात हो रही है, वहाँ पे भावनात्मक विकास की बात हो रही है, उसके मानसिक विकास की बात होती है, उसकी शैक्षणिक विकास की बात हो रही है, उसके बिहेवियर की बात हो रही है, उसके जो है ना सारी चीज़ों की बात होती है। तो सर्वांगीण विकास, तो स्कूल जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास में जो है सबसे बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। बच्चों को पढ़ाते वक्त जो है देखने और सुनने वाली सामग्रियों का अक्सर प्रयोग करना चाहिए, इससे बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। कहानियों का यूज़ करना चाहिए, है ना, भ्रमण विधि का यूज़ करना चाहिए। ये सब जो है वर्ड जो है पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। वास्तविक और दैनिक जो भी उसने सीखा है, जो भी वो क्लासरूम में पढ़ रहा है, अगर उस उदाहरण को वास्तविक दुनिया से जोड़ा जाए तो बच्चा और बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो जैसे ये ईवीएस की क्लासरूम, ईवीएस के पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भ्रमण विधि हो गया ये ईवीएस के, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है, तो जैसे पेड़ पौधे का जो है अंकुरण के बीज अंकुरण के संबंध में अगर पढ़ाया जा रहा है तो दैनिक जीवन से जोड़िए, जो भी आपने पढ़ाया उसको जो है एक पार्क में ले जाइए, पेड़ जो है बीज डालिए, उसमें पानी डलवाइए, इस तरीके से सारा एक्टिविटी करा करके आप बच्चे को सिखा सकते हैं। हम सभी को पता है कि पियाजे ने जो है जिज्ञासा शब्द का इस्तेमाल किया है बच्चों के संबंध में, नग्ने वैज्ञानिक उन्होंने उसको कहा है ना, तो ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा जो है आपसे पूछा जाए कि बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए या फिर टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, तो बच्चे को जो है बाल सेंटर्ड जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। चाइल्ड सेंटर का मतलब होता है कि बच्चे की जो है रुचि को, इंटरेस्ट में ध्यान रखना है, बच्चे का जो है किस तरीके की चीज़ों में मन लग रहा है उस चीज़ का ध्यान रखना है ना। बच्चे को बोलने का परस्पर पूरा मौका देना चाहिए, बच्चे की बात बात पे बात को काटना नहीं चाहिए। तो सारी चीज़ें जो है बच्चे के इर्द गिर्द होगी, ठीक है। जो भी एक्टिविटी कराई जाएंगी वो बच्चे के जो है डेवलपमेंट में ही वो वैसे को ध्यान रख करके ही एक्टिविटी कराई जाएंगी। तो इतने टैग वर्ड्स अक्सर यूज होते हैं
इन टैग वर्ड्स को यूज करिए। हर क्वेश्चन में आपको ये टैग वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो बस आपको वो टैग वर्ड्स को समझना है और ढूंढना है कि आंसर जो है किस तरीके से सही हो सकता है। कल मैं जब आपको कराऊंगा तो इन टैग वर्ड्स के संबंध में क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, जो निगेटिव टैग वर्ड्स हैं वो मतलब होता है कि जो सही नहीं है, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, सही नहीं है। तो यहां पे सही नहीं है अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब है कि एक सही होगा और तीन जो है सही, एक सही नहीं होगा, तीन जो है यहाँ पे सही होगा। तो मतलब कैसे सही नहीं है, तो मतलब एक जो है पॉइंट यहाँ पे सही होगा और तीन जो है वहां पे गलत होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो अगर बच्चे को जो है पढ़ाते वक्त उसकी रूढ़वादी सोच को जो है आप बढ़ाएंगे, या आप खुद जो है बच्चे को पढ़ा रहे हैं और रूढ़वादी सोच वाले रखते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल बच्चे के ग्रोथ के संज्ञानात्मक विकास के लिए ठीक नहीं होती। रूढ़वादी सोच का मतलब होता है तकियानुसी बातें करना कि लड़के और लड़कियां अलग होती हैं, लड़कों को पढ़ना चाहिए, लड़कों को तो जो है जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लड़कियां जो है घर के काम में जो है हाथ बढ़ाएं, इस तरीके की बात करें। रूढ़वादी कि भैया लड़के जो है खेल नहीं खेल सकते, लड़के जो है डांस नहीं कर सकते, और लड़कियां जो है क्रिकेट नहीं खेल सकती, इस तरीके की सोच को जो है रूढ़वादी सोच कहा जाता है, स्टीरियोटाइप जो है थिंकिंग कहा जाता है। वैज्ञानिक शब्दावलियों को पढ़ाई में जब भी क्वेश्चन पूछे तो वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परिभाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो परिभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नियमों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि बच्चों को नियम ज्ञान सुनाए, सूत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये निगेटिव टैग वर्ड में आएगा। बच्चे जो है खाली स्लेट नहीं होते, बच्चे एक पूर्व ज्ञान के साथ आते हैं, तो इसलिए खाली स्लेट नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। आप ये सोचें कि बच्चा जब स्कूल आता है तो वो अपना बुद्धि बिल्कुल जीरो पे लेके आता है, नहीं, उसके पास पहले से ही एक ज्ञान होता है। कई बार बच्चे को जो है सारी उसके माता पिता ने इतने अच्छे तरीके से उसका लालन पालन किया होता है, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया घर से ही होती है। तो पढ़ाई भी उसकी, पारिवारिकरण भी जो है घर से हो रहा है, तो पढ़ाई भी हो रही है, तो माता पिता उसको पहले से पढ़ा के भेजे होते हैं, ABCD उसको आता है, लिखना आता है। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चा खाली स्लेट नहीं होता, और बच्चे के अंदर जो भी पूर्व ज्ञान है उसके ज्ञान को महत्व देना है। ऐसा नहीं है कि उसको जो है उसके ज्ञान को महत्व ना दे, ठीक है। जो है पढ़ाई में निगमन विधि का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में निगमन विधि का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दो तरीके की विधि होती है, एक निगमन विधि होती है और एक आगमन विधि होती है। तो आगमन जो विधि होती है वो तो आती है, किसमें आती है, वो आती है पॉजिटिव टैग वर्ड में। तो आगमन विधि में मैंने आपको कई बार बताया कि ये वर्ड तो बिल्कुल रट लो। आगमन विधि में क्या होता है, टीचर जो है बच्चे को जब पढ़ाता है तो पहले उदाहरण पेश करता है, फिर उसके बाद उसके नियम और उसकी परिभाषा बताता है। और निगमन विधि में जो है पहले जो है टीचर क्या है बच्चे को नियम, सूत्र और परिभाषा के बारे में बताता है, फिर जो है वो उदाहरण पेश करता है। तो जो ये विधि है, निगमन विधि है, ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं मानी जाती है। ये चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन के तहत जो है नहीं मानी जाती है। ये बड़ों के लिए जो है विधि मानी जाती है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर कौन सी है, वो आगमन विधि। तो इसलिए बच्चे को पढ़ाने के लिए आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अपसारी चिंतन के बारे में मैंने बताया था, जो कि पॉजिटिव वर्ड है। अभिसारी चिंतन यहाँ पे कन्वर्जेंट जो है थिंकिंग है। तो अभिसारी का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देना बच्चा, है ना। तो एक प्रॉब्लम, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में जो है 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस में जो है एक सही होता है, तो वही एक जो है एग्जैक्ट करेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शंस जो है उसमें करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, ये अभिसारी चिंतन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को जो है ज्ञान के लिए पढ़ना है ना, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है। उसको नंबर लाने के लिए जो है एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं करना है, परिभाषाओं का प्रयोग नहीं करना है, ये टैग वर्ड निगेटिव है। पुस्तक केंद्रित जो है शिक्षा नहीं देनी है बच्चे को, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी है, ठीक है। हमें देनी है पुस्तक की जगह भ्रमण विधि वाली जो है शिक्षा देनी है। हमें जो है चित्र जो है टीवी और साउंड के माध्यम से जो है थोड़ा आधुनिकीकरण वाली शिक्षा हमें देनी है। ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ा बनाना है हमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें जो है बच्चे का जो है स्वयं से करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। बच्चा स्वयं से जो है कार्य करने की कोशिश करे, बच्चा जो है भ्रमण के माध्यम से सीखने का प्रयास करे,
स्वयं से करके सीखे, तो ये सारी चीज़ें चाइल्ड सेंटर्ड होती है, शिक्षक से केंद्रित शिक्षा नहीं होती है। ठीक है, रटने और कंठस्थ पर जो है जोर नहीं देना है। हमें याद रखना बच्चे के लिए, हमें बात बात पे बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, डांटना नहीं है, धमकाना नहीं है, मारना नहीं है ना। बच्चे को प्रेरित करना है कि बेटा हो जाएगा, बेटा ठीक है हो जाएगा। अभी अब तुम देखो ए फॉर एप्पल होता है बेटा, ऐसे सिंगल लाइन, ये यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन बनाइए, फिर एक ये एक स्लैंटिंग लाइन, फिर ये एक स्लैंटिंग लाइन, फिर एक ये स्ट्रेट लाइन बनाइए। इस तरीके से बच्चे को प्रमोट करना है हमें आगे के लिए। ठीक है, अगर केवल, मात्र, सिर्फ, ये जो तीन शब्द जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये शब्द यूज होते हैं तो ये बिल्कुल निगेटिव में आएंगे। इस ऑप्शंस को तो तुरंत समझ लो काट देना, तुरंत ऑप्शंस अगर हो पॉजिटिव के रूप में क्वेश्चन न पूछा होगा तो इसको तुरंत काट दीजिएगा, आंसर ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, सीमित जो है अगर शब्द हो जाए तो ये सीमित वर्ड को भी देख लीजिएगा। ठीक है, काट लीजिएगा। डांटना और सजा देना नहीं होता है, बल्कि बच्चे को पुरस्कार देना होता है। लेकिन याद रखना, पुरस्कार जो है बात बात पे पुरस्कार नहीं देना है कि ऐसा कि हर बात पे तुम उसको पुरस्कार दो, ये भी नहीं होना चाहिए। पुरस्कार विधि का प्रयोग करते हैं लेकिन बहुत कम। ठीक है, नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन। जो है योगात्मक मूल्यांकन मतलब है कि बच्चे को जो है एक एग्जाम, मतलब महीने 2 महीने हो गए तो एक सत्र वाली परीक्षा आयोजित कर लेना। तो सत्र परीक्षा जो है आयोजित करने पर जो है एग्जाम जो है एक ईयर में 2 बार 4 बार एग्जाम कराना, तो योगात्मक मूल्यांकन बच्चे के लिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए ठीक नहीं मानी जाती। ठीक है, मानकीकृत शिक्षा, जो भी मानकीकृत शिक्षा होते हैं, सिलेबस होता है पूरा जो है एक वो शिक्षा को जो है जोर नहीं देना होता है। छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना, मैंने आपसे कहा कि पुरस्कार देना, लेकिन छोटी छोटी बात पे पुरस्कार देना वो बिल्कुल भी जो है बच्चे के लिए ठीक नहीं होती है। लैंगिक असमानता पे ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100 मिलेगा, 100% मिलेगा कि लड़का और लड़की में भेद करना। जैसे एक क्वेश्चन आपसे एक कॉमन पूछा जाएगा कि लड़का डांस करना चाहता है और लड़की जो है क्रिकेट खेलना चाहता है ना, तो लेकिन जो है उसके माता पिता जो है उसको जो है ये अलाउ नहीं करते, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये उसके जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ठीक है, लैंगिक असमानता का उदाहरण है, हो सकता है। इस तरीके से इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। बच्चों के जो है विचार और त्रुटियों पर ध्यान ना देना, जो है हमें बच्चों के विचारों को महत्व देना, उसकी त्रुटियों पर ध्यान देना है। बच्चा कैसी त्रुटियां कर रहा है, जब वो बच्चा बोल रहा हो, अपने बारे में बता रहा हो, तो उस चीज़ पे ध्यान देना है, ना कि ऐसा नहीं कि अरे ठीक है उसके महत्व नहीं दो, ये तो ऐसे ही बच्चे बोलते रहते हैं। ठीक है, बात बात पे हमें बच्चे की आलोचना नहीं करनी है। बात बात पे ऐसा नहीं कि बच्चे की हम आलोचना करते रहें, तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है डीमोटिवेट होता है, वो हतोत्साहित होने लगता है, वो उसको लगता है कि मेरा जो है इंसल्ट हो रहा है बार बार, है ना, वो दूसरे बच्चे मेरे पर हंस रहे हैं, तो उसका जो है पढ़ाई से रुचि जो है खत्म होने लगती है। इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्याकरण और परिभाषा और नियम के बारे में मैंने पहले ही बताया कि ये इन शब्दों का जो है ध्यान रखना कि पढ़ाई के दौरान बच्चे को जो है व्याकरण, परिभाषा, नियमों के बारे में जानकारी कम देनी है, बल्कि जो है हमें साक्षात वाली चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, 2 विद्यार्थियों के बीच में तुलना बिल्कुल नहीं करना है और बात बात पे परीक्षाएं आयोजित भी नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टैग वर्ड्स के संबंध में जो बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जो है अब तक सीटेट में कोई टैग वर्ड्स जो है पूछे गए हैं। तो मैंने जितना भी जो है खंगालना था पूरा जो है सारे पेपर से जो है निकाल करके दिए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का जो था वो टारगेट वो है 10 लाइक्स का था। आप लाइक्स जो है मोटिवेशन के लिए है केवल। वीडियो को ज़्यादातर दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।